हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम सब आ चुके हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अभी अपडेट में फिर से एक बार। आज हम सभी कंटिन्यू करेंगे आप सभी साथ आगे। यूनिट 9 हम डिस्कस कर यूजीसी इंटरनेट पेपर 1 के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप भी नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आप सभी को सारी अपडेट्स यूजीसी इंटरनेट की मिलती रहे और साथ साथ आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो कंप्लीट हो पाए। इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे आप सभी को कंप्लीट पूरा पेपर 1 मिलेगा। ऑल 10 यूनिट्स के यहाँ पे आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से। आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 पे आ चुके हैं। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द 15 लेक्चर्स ऑफ द यूनिट 9, दैट इज योर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट कर दिया है सो आई विल रिकमेंड यू कि आप एक बार जरूर इस लेक्चर को कर लीजिएगा। आपको ऑल 15 क्लास लेक्चर्स के जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर नंबर 16 को लेके बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का 16th वाला। आज क्या सीखेंगे हम सभी? आज हम सभी सीखेंगे क्लाइमेटिक चेंज के बारे में। आखिर क्लाइमेटिक चेंज क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लाइमेटिक चेंज की हम बात करते हैं तो ठीक है, समझते हैं आखिर क्लाइमेटिक चेंज क्या हो जाता है। देखिएगा और समझिएगा मेरी बातों को। कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा, आप बस इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ ये पॉइंट्स भी अगर आपको तैयार होंगे ना तो समझिए आपको सारा कुछ पता चल जाएगा ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेटिक चेंज के बारे में। पहले मैं आपसे बात करता हूँ किसके बारे में, पहले आपसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज के बारे में। आखिर क्लाइमेटिक चेंज क्या होता है, पहले मैं बात करता हूँ कि आपसे कि आखिर क्लाइमेटिक चेंज क्या होता है। समझते हैं यहाँ पे आखिर क्लाइमेटिक चेंज क्या करता है। देखिएगा, देखिए अगर मैं पहला पॉइंट बोलूँ जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेटिक चेंज में, वो क्या है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। क्या है? दिस इज द मोस्ट, या आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। अगर 21st सेंचुरी की बात करें, किसकी बात करें, हम सभी अभी कहाँ रहते हैं, हम सभी रहते हैं 21st सेंचुरी में। तो 21st सेंचुरी की बात करें तो इस सेंचुरी में क्लाइमेटिक चेंज एक बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है, बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पे बन जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? जो क्या कर रहा है, जो सीधे डायरेक्ट एडवर्स इंपैक्ट डाल रहा है, जो सीधे एडवर्स इंपैक्ट डाल रहा है, किस पे डाल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे सीधे इंपैक्ट डाल रहा है। समझ में आगे बात? 21st सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो 21st सेंचुरी में क्या है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इशू क्या है, क्लाइमेटिक चेंज का है। तो क्या करता है, इससे क्या होता है, तो आप समझिए इसका सीधे सीधे इंपैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे और सिविलाइजेशन पे। अगर कोई इंपैक्ट डाल रहा है ना तो वो क्लाइमेटिक चेंज है। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक चेंज शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सो बी रिमेंबर एंड ऑलवेज रिमेंबर, क्लाइमेटिक चेंज का जो इश्यू है ना, ये लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि आज या फिर कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जो क्लाइमेटिक चेंज का इश्यू है ना हमारा, ये लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डालता है। ऐसा नहीं कि आज या कल नहीं, बहुत ही लंबे समय तक कोई इम्पैक्ट डाल सकता है आपका। तो दैट इज जो क्लाइमेटिक चेंज, ध्यान में रखिएगा। और ये इसका इम्पैक्ट क्या है, अच्छा है कि खराब है, ध्यान रखिएगा। क्लाइमेटिक चेंज का जो इम्पैक्ट होता है ना वो क्या होता है, वो एडवर्स, क्या होता है, वो एडवर्स नेचर, किस नेचर का है, वो आपका एडवर्स नेचर, ध्यान रखिए किस नेचर का है, ये आपका एडवर्स नेचर का इसका इम्पैक्ट होता है। मतलब एक खराब इम्पैक्ट डाल देता है आपका, कहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग पे भी खराब इम्पैक्ट डालता है और सिविलाइजेशन, दोनों पे खराब इम्पैक्ट डालने का काम क्या करता है ये क्लाइमेटिक चेंज। समझिए कितना खराब है ना क्लाइमेटिक चेंज ना। चलिए, ये बात समझ गया कि लॉन्ग टर्म डालता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता क्लाइमेटिक चेंज अपना। कुछ बातें और ध्यान रखना आपको, क्लाइमेटिक चेंज जो आपका होता है ना ये लिमिटेड है। कहाँ लिमिटेड है, ये लिमिटेड है आपका, कहाँ पे लिमिटेड है आपका, जो आप समझिए अर्थ पे, अर्थ के अक्रॉस में इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। ये बात समझ पाए ना आप? फाइन, चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पैरे को रीड कर दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा और समझिएगा चीजों को जो बताया मैंने, पहले क्या मैंने बताया आपको कि इंपॉर्टेंट इशू है 21st सेंचुरी का, ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना आपको, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, डायरेक्ट एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहाँ पे पड़ रहा है, तो ग्लोबल इकोनॉमी एंड सिविलाइजेशन पे पड़ रहा है। क्या सा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है ये, तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कहाँ पे ये
किस जगह इसका जो इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म कैसा है, क्योंकि ये डिकेड्स 10 साल से लेके मिलियंस ऑफ ईयर्स तक का इम्पैक्ट अगर वो डाल सकता है, तो आप समझिए आपका ये क्लाइमेट चेंज, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा इशू बनाता है ये ना, बहुत ज्यादा इशू लग रहा है। 10,000 ईयर से अगर बात करिए, डिकेड 1 डिकेड से अगर आप बात कर रहे हैं, हाँ, बट 10 ईयर से आप बात कर 10 ईयर से लेके मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, डिकेड से लेके, समझ रहे ना, मतलब 10 ईयर्स से लेके आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इम्पैक्ट डालने का काम कर सकता है। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बहुत ही बड़ा इशू है इस समय का। ये कितना लिमिटेड है, तो देखिए क्लाइमेटिक चेंज क्या आपका ये लिमिटेड है, कितना लिमिटेड है, तो क्लाइमेटिक चेंज आपका लिमिटेड है, कितना लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, कितना, एक स्पेसिफिक रीजन से लेके, या फिर कहिए आप, यानी या स्पेसिफिक रीजन कहिए, या फिर आप पूरे अर्थ को, पूरे पृथ्वी को कहिए, इतना बड़ा अगर कोई आपका इम्पैक्ट डाल सकता है ना, तो भी आपका क्लाइमेटिक चेंज बना देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? फाइन, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वो क्या देखिए, वो आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया, दैट इज पैलियो क्लाइमेटोलॉजी। ध्यान समझिएगा, एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया, मैं आपको चाहता हूँ उसको एक्सप्लेन कर देना। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया पैलियो केमिस्ट्रोलॉजी, या फिर आप इसको पैलियो क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। क्या होता है ये समझते हैं यहाँ पे, आखिर ये पैलियो क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए क्लाइमेटोलॉजी मतलब होता है स्टडी, मतलब क्या स्टडी, यानी जब आप, ध्यान समझिएगा, जब आप क्लाइमेटिक चेंज की पढ़ाई करते हैं, जब आप क्लाइमेटिक चेंज की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहेंगे क्लाइमेटिक चेंज। जैसे अभी मान लीजिए आप क्लाइमेटिक चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे कह रहे हैं राइट नो, आप क्या कर रहे हैं, आप इसे इस समय पैलियो क्लाइमेटोलॉजी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजी बोलते हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है ना, क्लियर। जब एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो जूलॉजी बोलते हैं। जब आप वो सब चीज अपनी बात हो गई, इन शॉर्ट दैट वॉल, तो उसमें क्या होता है ना, उस सभी में अपना, तो अब जब स्टडी करते हैं तो आप उसको वो बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे जब आप क्लाइमेटिक चेंज की पढ़ाई करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं पैलियो क्लाइमेटोलॉजी। समझ गए मेरी बातों को। चलिए, इसकी हिस्ट्री क्या है, आप इसकी हिस्ट्री, लंबा इसकी हिस्ट्री है, और ये देखिए ये किस किस डेटा का यूज कर, आप जब इसकी स्टडी करते हैं पैलियो क्लाइमेटोलॉजी का, जब आप स्टडी करते हैं क्लाइमेटिक चेंज का, तो किस किस डेटा का यूज करते हैं, तो आप इसमें आइस शीट का, ट्री स्प्रिंग्स का, सेंटीमेंट्स, इन सभी के डेटा को आप यूज कर सकते हैं। फिर अपना नया टॉपिक जो हमें समझना है वो क्या, अपना जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो यहाँ पे अपना क्लाइमेटिक चेंज हो, समझते हैं आखिर ये अपना ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग हमने सुना है बहुत बड़ा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, समझते हैं आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, आखिर होता क्या है, ध्यान समझिएगा मेरी बातों को। ये मान लिया आपका ये अर्थ है, आपका क्या है, आपका ये अर्थ है, आपका अर्थ है, ठीक है ना, है सर, है बिल्कुल अपना अर्थ है। और ये आपका मान लीजिए सन है, क्या आपका ये सन है, ठीक है, ये आपका रात में पहले आपका ये क्या है, आपका ये सन है, ठीक है, फिर सन है, मैं लिख देता हूँ सन है, जैसे समझ में आ जाए कि हाँ सन है। यहाँ पे क्या है, ये आपका, एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ इसे, यहाँ पे क्या आपका ये क्या आपका ये आपका सन है, ये आपका सन, और ये क्या आपका ये दिस इज योर, और दिस इज योर, ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो समझिएगा, देखिए जब सूरज की क्या, जब सन की रेस क्या, जब सन की रेस, देखिए सन की रेस इस पे अर्थ पे पड़ी, हाँ सर, ये सन की रेस पे पड़ रही है, हाँ पड़ रही है सर, ये सन की रेस पे पड़ रही है, हाँ पड़ रही है सर। तो जब सन की रेस, ध्यान समझिएगा मेरी बातों को, जब सन की रेस अर्थ पे पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है अर्थ पे, और क्योंकि अर्थ आपका क्या है, ओवल शेप में, फ्लैट तो नहीं है ना, नहीं सर फ्लैट नहीं, तो क्योंकि अर्थ आपका फ्लैट नहीं, एक ओवल शेप में है, तो जितने भी सन की रेस आती हैं, वो सभी सन की रेस अर्थ पे कुछ पड़ती हैं, और कुछ पढ़ने के बाद वापस चली जाती। ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए आपकी परी रेस आई, तो इस पे अर्थ पे पड़ी, और फिर यहाँ से पढ़ के ये ऊपर निकल गई, समझ रहे मैं बातों को, ये आई ऊपर से, यहाँ से आई और फिर आके इस पे टकरा के ऊपर निकल गई, हमारी सेकंड वाली यहीं रह गई, थर्ड वाली फिर आप क्या आई, और फिर थर्ड वाली पढ़ के क्या गई, थर्ड वाली रेस अपनी ऊपर निकल गई। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखिए ये क्यों ऐसा क्यों होता है कि सन की रेस आती हैं, अर्थ पे पड़ती हैं, और फिर कुछ उसमें से वापस चले जाते हैं, ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट ओवर हियर। क्यों ऐसा होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कुछ जो सन की रेस है वो क्या होती है, यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, यहाँ पे रुक जाती हैं। अच्छा समझिएगा मेरी बातों को, देखिए अगर सभी रेस रुक जाए तो क्या हो जाएगा, अगर सभी रेस रुक जाए तो क्या हो जाएगा,
और सभी ना रुके तो क्या होगा, तो अगर सभी रेस रुक जाएंगी ना तो बहुत ज्यादा हीट होगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी अर्थ पे, सरवाइव करना पॉसिबल नहीं रहेगा, इतनी ज्यादा हॉट हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को। और अगर मान लीजिए सभी रेस चली गई तो क्या होगा, मान लीजिए जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सभी ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लिया ना, इसको ट्रैप कर लिया, रोक लिया। सनरेज नहीं, सनरेज मानिए जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस थी वो तो उसको रोक ली, तो बहुत हॉट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर जितने भी रेस है सभी रेस उस पे आप अर्थ पे ट्रैक करके, ठीक, अर्थ पे स्ट्राइक करके अगर वापस चली गई तो क्या होगा, तो जो अर्थ है ना यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। अब क्योंकि अगर क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा आपका अर्थ पे तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगा, समझ रहे ना। टेम्परेचर समझिए यहाँ पे आपका माइनस में आ जाएगा, तो इतना ठंड भी कोई रह नहीं पाएगा। उसलिए ऐसा होता है कि जो सन रेज है वो हमारे पास बराबर अमाउंट की पहुंच पाती है। इज इट क्लियर, फाइन। चलिए अब आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं स्पेलर को बताऊंगा नहीं, आप इसको रीड कर लीजिएगा क्या कुछ यहाँ लिखा गया है। ग्लोबल वार्मिंग इसको जरूर रीड कर लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग में इस स्लाइड को आप रोक के आप वीडियो का पॉज करके इसको जरूर आप इसको समझ लीजिएगा कि आखिर ये क्या लिखा गया है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। फाइन, चलिए आगे बढ़े फिर। यस सर, फिर हमारे यहाँ पे आता है क्या क्या कॉसेस हैं, क्या क्या कॉसेस है हमारे क्लाइमेटिक चेंज होने के। समझिएगा, देखिए अगर मैं कॉसेस की बात करूँ ना तो कॉसेस के नाम पे दो, अच्छा मैं फिर से रिपीट करता हूँ पिछली स्लाइड को। हमने क्या पढ़ा, हमने पहले देखा क्लाइमेटिक चेंज क्या होता है, हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हमने देखा 21st सेंचुरी का। हमने ये देखा क्लाइमेटिक चेंज क्या है, आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है। हमने देखा कि क्लाइमेट को पूरा इफेक्ट डालता है, बहुत लंबे समय के लिए होता है। हमने ये देखा कि जब हम स्टडी करते हैं क्लाइमेटिक चेंज का तो उसको पैलियो क्लाइमेटिकोलॉजी कहते हैं। हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़े फिर। यस सर, फिर अपना यहाँ पे आता है क्या 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 कॉसेस हैं क्लाइमेटिक चेंज होने की, क्या क्या कॉसेस। देखिएगा क्लाइमेटिक चेंज के कॉसेस को ना हमने दो पार्ट्स में किया, ध्यान समझिएगा। हमने क्लाइमेटिक चेंज के पार्ट्स को, क्लाइमेटिक चेंज के जितने भी इसके कॉज है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको दो पार्ट्स में, दो फैक्टर्स में डिवाइड किया। कौन से दो फैक्टर्स, देखिए यहाँ पे किन दो फैक्टर्स में डिवाइड किया है, तो हमने इसको डिवाइड किया एक नेचुरल फैक्टर और एक एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में। नेचुरल फैक्टर क्या होता है, जो प्राकृतिक द्वारा हो। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, हमने पहले भी देखा हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, हमने देखा है पहले भी। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है आपका जो भी चीज किसने किया हो, जब कोई चीज कौन करे, मैनमेड द्वारा हो। किसके द्वारा, मैनमेड द्वारा हो, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इससे कहेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मैन मेड द्वारा। समझ गया ना। तो अगर कोई एक्टिविटी कौन किया है, हम लोगों ने किया है मैनमेड द्वारा, तो इसे क्या कहोगे, आप इसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहेंगे। और कोई अगर एक्टिविटीज किसने किया, प्राकृतिक द्वारा हुआ है, तो आप इसे नेचुरल कहेंगे। अब समझते हैं यहाँ पे कि कौन किसमें क्या क्या आता, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा नेचुरल के नाम पे, ध्यान रखिएगा, नेचुरल के नाम पे ना हमारे पास तीन है, ध्यान समझिएगा। नेचुरल के नाम पे हमारे पास कितने हैं, हमारे पास तीन है, 3 है। समझते कौन कौन सा, ये तीन हमारे नेचुरल के नाम पे है। कौन कौन से देखिएगा यहाँ पे, पहला क्या है, कंटिनेंशियल थ्रिफ्ट। समझते हैं कि आखिर कंटिनेंशियल थ्रिफ्ट क्या होता है। देखिए जो आपका, आपने देखा है कभी मैप, तो मैप की वजह से आप इसको, जब इसको वैसे आप जानते हैं, आप इसके बस हेडिंग भी याद कर लेंगे ना तो आपके लिए काम बन जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे, जो इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ध्यान रखिएगा। इस स्लाइड में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो नाम ध्यान रखिएगा, दो तरह का होता है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि वॉल्केनो से क्या क्या, इसमें आता हूँ जो इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, इस पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं क्लास में भी हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखिए वॉल्केनो, ध्यान समझिएगा कि आखिर वॉल्केनो कैसे क्लाइमेटिक चेंज करता है, ध्यान समझिएगा। देखिए जब आपने देखा कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, आपने देखा कभी ज्वालामुखी फटती है, तो जानते हैं जब आपकी ज्वालामुखी फटती है, जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो जब भी आपका वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो उसमें से बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा अमाउंट का निकलेगा। क्या निकलेगा सर, उसमें से निकलेगा, क्या निकलेगा सर, तो उसमें से आपका सल्फर क्या निकलेगा, उसमें से आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, आपको उसमें से वाटर वेपर निकलेगा, आपको उसमें से डस्ट निकलेगा, आपको उसमें एस निकलेगा। समझ रहे, जब भी आपकी ज्वालामुखी फटती है तो इसमें से ये निकलता है, क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट,
एंड एस निकलते हैं, समझ रहे ना। और जब ये निकलते हैं तो फिर क्या जब आप देखते हैं ज्वालामुखी फटती तो कहाँ जाता है, ये ऊपर जाती है। तो यस सर, तो जब ज्वालामुखी फटेगी तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, एस, ये सभी ऊपर जाएंगे। तो इसमें से जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो इसमें से आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये पहुंच जाएगा, ऊपर जाते जाते ये पहुंच जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में। कहा, ये पहुंच जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में, समझ रहे हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ही पहुंचा, वहां पे ये कुछ वाटर की बूंदों के साथ में, कुछ वहां पे वाटर से मिल के क्या बना देगा, ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। आप देखिए, आप प्रॉपर्टीज आपने देखा भी होगा, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप क्या करेंगे, अगर आप पानी किसके साथ में, अगर आप वाटर के साथ में रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, देखिएगा वाटर के साथ क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका बन जाएगा क्या, H2SO4, क्या बनेगा, H2SO4। बात समझ गया, क्या बनेगा, ये बनेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, समझिएगा। देखिए, जब भी आपका ज्वालामुखी फटेगा ना, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, एस, वाटर सब ऊपर जाएंगे। उसमें से जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाते कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में। जैसे ही वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचा, वहां पे वो पानी के साथ में वाटर के साथ मिलके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है जानते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, अरे माय डियर, जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, उसका राजा है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहाँ पे गिर गया ना सल्फ्यूरिक एसिड, तो समझिए इस पूरे पोर्शन को बॉन्ड कर देकर जला देगा, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। समझ रहे हैं, इतना पावरफुल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब केमिकल्स का राजा कौन है, कहेंगे केमिकल्स का किंग कौन है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब ये पानी की बूंद ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वहां मिलेंगी स्ट्रेटोस्फेयर में पानी के साथ में, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बन जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान समझेगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये एक तरह का ना, ये जब आप ऊपर से जब आपका सनरेज आएगा, तो यही सल्फ्यूरिक एसिड उस सन की रोशनी को रोक देंगी। क्या करेंगी, रोक देंगी। समझ रहे हैं ना, क्या करेंगे, रोक देंगी। पूरी कोशिश करेंगे रोकने का कि रुक जा। समझ रहे हैं, ब्लॉक कर देंगी, जो सन की जो रेस आ रही है उसको ब्लॉक कर देंगी। अब ब्लॉक करने से क्या होगा, ब्लॉक करने से ये होगा कि जो एटमॉस्फेयर का लोअर लेवल रहेगा, उसके पास चीजें नहीं पहुंच पाएंगी। समझ रहे हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर वहां पे चीजें नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं, ये सब चीज अपने यहाँ पे कर देता है। कौन करता है आपका, ये आपका वोल्केनोज करता है। मेरी बात समझ में आ गया, हाँ सर। इसको भी रीड कर लीजिएगा अगर चाहे तो आप इसे, तो वो क्या अपना यहाँ पे ओशन करंट, क्या आपके यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओशन करंट। समझिए आपको होता क्या है, अगर आपसे बात करते हैं ओशन करंट का, तो समझते हैं आप। देखिए ओशन करंट अपने क्या क्या अपने होते हैं, देखिएगा। तो देखिए ओशन करंट क्या कहते हैं, अगर मैं बात करता हूँ अर्थ के रिवॉल्यूशन का, जानते हैं आप सभी कि जो आपका अर्थ है ना, अर्थ क्या करता है, अर्थ सन के कितने दिन में घूमता है। अर्थ जो होता है, जानते हैं आप सभी कि जो पृथ्वी है सूरज की कितने दिन में पूरा एंगल कंप्लीट करती है, 365 दिन में, 365 डेज में, ठीक है ना। किस एंगल पे, ध्यान रखिए 23.5। ये सब एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट उतना तो नहीं है, बट आप तभी इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस फिगर्स को ध्यान रखिएगा, एंगल ध्यान रखिएगा, मे भी पूछ दे आपसे, और डेस याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि वोल्केनोस वाला इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा वोल्केनोस में। क्लियर बात, फाइन। आगे बढ़े, जो इंपॉर्टेंट हम लिख लिए। अच्छा यहाँ ये भी देखिएगा, इसे भी देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसका, किसकी बात करता हूँ आपसे, अगर मैं बात करूँ आपसे ओशन करंट का, तो देखिए ओशन करंट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ओशन करंट भी आपका नेचुरल ही, ध्यान रखिएगा। यानी नेचुरल में चारों अपने हैं, कंटीजेंट थ्रिफ्ट भी है, वोल्केनोस भी है, अर्थ टिल्ट भी है, और ओशन करंट, ये सभी हमारे ओशन करंट के ही हैं। अब ओशन में कितना पानी है, क्या कुछ है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑल लेक्चर्स को देखिए, जैसे तैयारी क्या हो ना, स्ट्रॉन्ग हो, कंप्लीट हो, वरना आगे पीछे करके छोड़ के क्या फायदा, कोई फायदा है क्या, नहीं सर। तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैं आपको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा, तभी हमने ये देखा था कि अगर मैं कॉसेस की बात करूं, तो कॉसेस में क्या है ना, कॉसेस की अगर मैं बात करूं, तो कॉसेस में क्या देख लिया, हमने देखा कॉसेस के नाम पे दो हमारे हैं। क्या क्या हमारे कॉसेस के नाम पे दो हैं, कौन कौन सा हमारा, हमने देखा कॉसेस के नाम पे हमारा एक नेचुरल वाला था,
और ये क्या था अपना, एक मैन मेड है ना। जी हाँ सर। तो हमने ये देखा कि जो मैन मेड को क्या बोलते हैं आप, हमने देखा कि जो मैन मेड अपना होता है इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप इसे क्या बोलते हैं, आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलेंगे आप इसे बोलेंगे क्या, ये आपका एंथ्रोपोजेनिक है। क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है। क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है। समझते हैं कि आखिर ये एंथ्रोपोजेनिक हम लोग कैसे नेचुरल इम्पैक्ट डालते हैं, समझिएगा। देखिए तो अगर अपनी हम बात करें ना तो हम लोग कैसे डालते हैं, देखिएगा भैया इंडस्ट्रीज लगाओगे क्या, हाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे। उससे क्या होगा, उससे क्लाइमेट पे तो इफेक्ट पड़ेगा। गाड़ी से चलेंगे घूमने क्या, आइए आज घूम के आते हैं। तो जब आप व्हीकल से घूमने जाओगे, हाँ तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा, धुआं निकलेगा। क्या करेंगे सब, ये सब आपकी क्लाइमेटिक चेंज को इम्पैक्ट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को, फाइन। आप ट्रीज को काटोगे किस लिए, घर बनाने के लिए ना, तो उसके लिए होगा। समझ रहे हैं। तो ये सब किसके द्वारा हो रहे हैं, ये सब हमारे एंथ्रोप, कौन कर रहा है ये सब चीजों को, ये सर सब कुछ सब हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये सब कौन कर रहा है, ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं। तो इससे क्या कहते हैं आप इसे कहेंगे एंथ्रोपोजन एक्टिविटीज। क्या है ये सभी आपके क्लाइमेटिक चेंज को इम्पैक्ट डालते हैं, सभी चीज आपके क्लाइमेट को इम्पैक्ट डालते हैं, क्लाइमेट को आपके इफेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर, फाइन। तो इतना ही रखेंगे आज के लेक्चर को। अब हम सभी क्या करेंगे, अब हम सभी आएंगे कल अपने अगले टॉपिक पे। आगे मैं कंटिन्यू करूं इससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप सभी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक अपना आप लोग जरूर दीजिए कि आप लोग कैसा लग रहा है क्लास लेक्चर्स। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। एंड अपने दोस्तों के बीच में क्लासेस को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जैसे सभी को इम्पोर्टेंट क्लासेस एंड सभी चीजों का फायदा मिलता है। देखिए नॉलेज को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ना, समझिए उतना नॉलेज आपकी उतनी ही आगे बढ़ेगी। तो आप नॉलेज को शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। एंड कोई डाउट हो तो मुझे जरूर इसे पूछ दीजिएगा, जैसे आपके सभी के डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे यहाँ पे आपको सारी भी अपडेट्स मिलती हैं, सब कुछ आपको मिलता है। सो दैट्स ऑल राइट नाउ, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।